Welcome back to my channel Basic Linguistics. Today we are discussing methods of research. तो जो यूजीसी नेट के सिलेबस में जितने मेथड्स मेंशन किए हुए हैं उसी को ही डिस्कस करेंगे. सो मेथड्स ऑफ रिसर्च में पहला आपका मेथड आता है डिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ रिसर्च. सो द टर्म डिस्क्रिप्टिव इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. डिस्क्रिप्शन मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड द रिसर्च दैट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन. तो ऐसा रिसर्च जिसमें हम जिस सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं या इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं या इंस्टीट्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं वो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंतर्गत आता है. इट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ अ सिचुएशन एज इट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ स्टडी. तो उस टाइम ऑफ स्टडी में वो नेचर क्या था सिचुएशन का, ये सारी चीज़ें हम डिस्क्राइब करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होता है. सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आप मतलब इसके थ्रू आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि हु, व्हाट, वेयर एंड व्हेन एंड हाउ. ये चीज़ें क्वेश्चन आए मतलब कौन, कहाँ, कब, कैसे और क्या. ठीक है, इसका जो आंसर हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के थ्रू मिलता है. अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ अ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड. याद रखना ये भी क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है. इन सिंपल वर्ड्स डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ ऑल अबाउट डिस्क्राइबिंग द फिनोमिनन. ठीक है, इसमें हम ये ऐसा रिसर्च है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं जो भी फिनोमिनन है उसको डिस्क्राइब करते हैं. ऑब्जर्विंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम इट. और जो भी चीज़ें हैं उससे हम एक कंक्लूजन बनाते हैं. हियर द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड विदाउट चेंजिंग द एनवायरनमेंट. नथिंग इज मैनिपुलेटेड. इट इज़ एनी स्टडी दैट इज़ नॉट ट्रूली एक्सपेरिमेंटल. ये क्या है? इट इज़ एनी स्टडी दैट इज़ नॉट ट्रूली एक्सपेरिमेंटल. मतलब वो एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ है, जो भी मतलब जो चीज़ है वो है, मतलब कोई किस तरह का एक्सपेरिमेंट उसमें नहीं किया गया है, जैसा है वैसा ही है. एंड इट इंक्लूड सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग्स इंक्वायरीज विद एडिक्वेट इंटरप्रिटेशन. नेशनल सैम्पल सर्वे NSS एंड सेंसस कैन बी टेकन एज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. तो इसमें NSS का एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें नेशनल सैम्पल सर्वेज होते हैं, या आप सेंसस हो सकता है जो जनगणना होती है उसको इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं. So census unveils what exists but not necessarily known earlier by us with accuracy such as population, literacy etc. and also the difference among the state. तो इसमें सेंसस में क्या होता है कि जो भी एग्जिस्ट कर रहा है अभी के टाइम पे आपने उतना ही कर लिया. ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती कि कितनी आपने एक्यूरेसी देखी हर चीज़ें, क्योंकि सर्वे में आपने देखा ही होगा जो भी सर्वे में डाटा आप लेते हो वो इतना मतलब एक्सपेरिमेंटली वो एक्यूरेट नहीं होता है. और जो भी जैसे पॉपुलेशन हो गया, लिटरेसी हो गई, तो एक जो उनका हिसाब बैठता है उस हिसाब से वो कर लेते हैं सर्वे में, पर एक एक्यूरेट नहीं चीज़ें करते. और तो सर्वे को इसका एग्जांपल ले सकते हैं. सो द स्टडी ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन स्टूडेंट्स इन इंडिया डिस्क्राइब द जेंडर कंपोजिशन, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स, रूरल अर्बन कंपोजिशन एक्सेट्रा. तो जैसे अगर हम स्टडी करते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में, जिसमें स्टूडेंट की जो उसमें जेंडर कंपोजिशन देखते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है स्टूडेंट्स का, और रूरल अर्बन जो कंपोजिशन है उसके बारे में. तो द फाइंडिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ वन सच स्टडी से इन 2009. जैसे एग्जाम्पल के जो 2009 में एक फाइंडिंग्स निकली है, तो कैन बी डिफरेंट फ्रॉम वन वुड फाइंड इन सिमिलर स्टडी इन 2019. उसी चीज़ को 2019 में अगर आप जाके करो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा. तो द एम ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज टू डिस्क्राइब व्हाट एग्जिस्ट. मतलब अभी क्या एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स और कंडीशन इन अ सिचुएशन. उस सिचुएशन में उस टाइम पे क्या चीज़ एग्जिस्ट करता है उसका डिस्क्राइब करना ही डिस्क्रिप्शन रिसर्च है. स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन two or more variables also falls under the scope of descriptive studies. For example, study the problem of relationship between residual status of learner and their performance in university examination. जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ लर्नर एंड देयर परफॉर्मेंस, जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में उसमें परफॉर्मेंस. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया. एक और एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन रिसर्च
A descriptive research can provide information about naturally occurring health status. ठीक है, हेल्थ स्टेटस, बिहेवियर, एटीट्यूड्स और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप. तो अगर ह्यूमन रिसर्च में आप देखो तो जो नेचुरली आप क्या चीज़ें, हेल्थ स्टेटस क्या है, बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड्स कैसे हैं और पर्टिकुलर ग्रुप में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, वो एक तरह से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टाइम्स द डाटा इज कलेक्टेड, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन बी 2 टाइप्स, 2 तरह के. पहला तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी. क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब होता है वन टाइम इंटरेक्शन और वन टाइम डाटा कलेक्शन. सिर्फ क्रॉस सेक्शनल स्टडी मतलब एक बार में ही सिर्फ एक जो वन टाइम इंटरेक्शन हो गया और उससे आपने जो भी डाटा एक टाइम में डाटा कलेक्ट कर लिया, वो आपका क्रॉस सेक्शनल होता है. लॉन्गिट्यूडनल होता है अ स्टडी दैट कलेक्ट्स डाटा मोर देन वन टाइम ऑफ द सेम, मतलब सेम इंडिविजुअल से एक से ज़्यादा बार अगर आप डाटा कलेक्ट करते हो उसको लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं. 2 स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आर बीइंग गिवन हेयर. जैसे एग्जाम्पल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वुड लाइक टू नो अबाउट द क्रॉप पैटर्न्स अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इन इंडिया. ठीक है, तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को ये जानना है कि जो क्रॉप पैटर्न्स है वो डिफरेंट स्टेट मतलब इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उसमें उसका पैटर्न क्या क्या है. तो और दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया कि स्कूल प्रिंसिपल मे इंटरेस्टेड टू नो व्हाट द रिजल्ट ऑफ हिज ओन स्कूल इन कंपैरिजन टू अदर स्कूल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट. तो ये एग्जाम्पल्स हो गए. अब आता है टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. क्या क्या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी टाइप देख सकते हैं. सो दिस कैटेगराइजेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दी फिनोमिनल रिसर्च मोर क्लियरली. सर्वे रिसर्च, कोरिलेशनल स्टडीज एंड कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज आर द मेन टाइप्स ऑफ descriptive research. Ex facto, historical, explanatory and analytical research are other variants of descriptive research and many times are interchangeability. पहला आ जाता है आपका सर्वे स्टडी. Often descriptive research itself is equated with survey research. It is better to consider survey as one category of research under descriptive research. Surveys are conducted to create authentic description of existing situation, phenomenon that help carrying out situational analysis, diagnostic problem and make more informed decisions and intelligent plan for improving the सिचुएशन. तो सर्वे स्टडी जैसे हमने बात कर ली, जो भी सर्वे होते हैं, ठीक है, तो एक तरह से सर्वे स्टडी जो है बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें जो भी ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन होते हैं और जो भी जो हेल्प करते हैं हमको एनालिसिस करने के लिए, डायग्नोस्टिक जो भी प्रॉब्लम डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं और मतलब एक इंटेलिजेंस किसी सिचुएशन के इंटेलिजेंस के बारे में या डिसीजन के बारे में एक अच्छी जानकारी हमें दे देते हैं. सो द ऑब्जेक्टिव मे नॉट बी ascertain the status but also evaluate the status against pre-decided norms of established standard. तो इसमें बहुत हेल्पफुल भी होता है क्योंकि आप प्री डिसाइडेड चीज़ें करते हो और मतलब एक बार सर्वे हो गया तो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें डाटा उसी से लेके और उसको आगे आप ऑथेंटिकेशन के साथ यूज़ कर सकते हो. सो रिसर्च नीड्स टू कलेक्ट डाटा अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ सर्वे. जो भी हमारा सर्वे का पर्पस है उसी के बेस पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं. दूसरा आता है कोरिलेशनल स्टडी. सो एज द नेम इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ कोरिलेशनल स्टडी इज टू एक्सप्लोर वेदर देयर इज एनी रिलेशनशिप और इंटरडिपेंडेंस between two variables or characteristics and to ascertain the degree of such relationship. कोरिलेशन का मतलब ये है रिलेशन रहना. ठीक है, रिलेशन मतलब जो भी आपने उसमें वेरिएबल्स लिए हैं उनके बीच में रिलेशन है ना. सो टू इसमें क्या होता है, एक्सप्लोर वेदर दे आर इन रिलेशनशिप देयर इज एनी रिलेशनशिप और इंटर डिपेंडेंस बिटवीन टू वेरिएबल. दो जो आपने वेरिएबल लिए हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है या उनके वो एक दूसरे से कैसे डिपेंडेंट हैं इसके बारे में. एंड टू असर्टेन द डिग्री ऑफ सच रिलेशनशिप. द वैल्यू ऑफ correlational research is to discover relationship among phenomenon with a view of predict and in some situation controlling their occurrences. Much of social sciences research is general and educational research is in particular. तो जो सोशल साइंसेस में होते हैं रिसर्च इन जनरल होता है, एजुकेशनल रिसर्च इन पर्टिकुलर is concerned with establishing interrelationships among variables. They enable us to measure the extent to which variation in one variable also associated with variance of
वेरिएशन इन अदर, तो दोनों जो भी आपने उसमें लिया है दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में जब हम स्टडी करके रिसर्च करते हैं वो कोरिलेशनल स्टडीज़ के अंतर्गत आता है। इसमें 3 क्वेश्चंस आपको उसके आंसर आपको ढूंढने या मिलते हैं। पहला आपका आ जाता है इज़ देयर रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल। पहला तो यही कि आपने जो सेट डाटा लिया है उसमें जो वेरिएबल लिए हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। इफ़ येस अगर है सो देन 2 अदर क्वेश्चंस, उसके बाद 2 और क्वेश्चन आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप एंड इज़ इट पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये फिर अगर है रिलेशन तो पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, उसका डायरेक्शन क्या है। दूसरा चीज़ व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेशनशिप एज इंडिकेटेड द कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशनशिप। एक तो जो आप रिलेशनशिप है तो मैग्नीट्यूड क्या है, फिर तो ये 2 क्वेश्चन उठ के आता है। फिर द कोरिलेशन स्टैटिस्टिक्स विल हेल्प टेस्ट रिसर्चर्स हाइपोथेसिस अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स एंड असेस द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप। तो इसमें फिर जो स्टैटिस्टिक्स रहते हैं उसको हेल्प के थ्रू आप देखते हैं कि दोनों में जो रिलेशनशिप है उसकी जो भी हाइपोथेसिस हो रही है या जो भी उससे एक्सेस हो रहा है वो चीज़ों को हम ढूंढते हैं। फिर आ जाता है एक्स फैक्टो रिसर्च। ठीक है, तो दो मेन थे, उसके अलावा भी हैं जैसे एक्स फैक्टो रिसर्च। ये क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन सोशल साइंस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जब भी सोशल साइंस या बिजनेस में बात करें तो एक्स फैक्टो रिसर्च होता है। एक्स पोस्ट फैक्टो इट इज़ कंडक्टेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिनोमिनन आफ्टर इट हैज़ अकर्ड और एट द टाइम ऑफ इट्स अकरेंसेस। इट इज़ बेसिकली डील विद द नॉन मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, फिर आता है हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, इट इज़ अनदर डायमेंशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड समवॉट सिमिलर टू एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इट इज़ यूजुअली फोकसेस ऑन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ इशू इन इंटरेस्ट और प्रॉब्लम। फिर है एग्जाम्पल्स आर ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो मतलब जो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है आप हिस्ट्री को देखते हो, जिसमें देख लेंगे कि अभी जो चीज़ें हैं क्या वो पहले थी और पहले से अभी तक में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में आएगा। एनालिटिकल रिसर्च क्या होता है, इन दिस मेथड द रिसर्च यूजेस फैक्ट्स, जिसमें हम फैक्ट यूज़ करते हैं और इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल, हमारे पास जो अवेलेबल है उसी को ही यूज़ करते हैं। और इट अटेम्प्ट्स टू मेक क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ मटेरियल। अब आ जाता है एक्सप्लोर जिसमें आप करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इट इज़ बेसिकली जनरली डन इन द बिगिनिंग ऑफ अ रिसर्च। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ रिसर्च में ही मतलब शुरुआती में ही इसको किया जाता है। इट इज़ अंडरटेकिंग टू एक्सप्लोर एन आइडिया वेयर लिटिल इज़ नोन और टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च स्टडी एंड इज़ अकिन टू फिजिबिलिटी स्टडी और पायलट स्टडी। तो क्योंकि एक्सप्लोर करना है कोई चीज़ तो उसके लिए हमें आइडिया चाहिए होता है। हम चीज़ें देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक पायलट स्टडी या फिजिबिलिटी स्टडी इसमें कब करते हैं, अ स्मॉल स्केल स्टडी इज़ अंडरटेकन टू डिसाइड वेदर इट इज़ बोथ कैरिंग आउट डिटेल इन्वेस्टिगेशन। फिर है इट अटेम्प्ट्स टू क्लैरिफाई, इसमें क्या क्या चीज़ें देखो, जैसे वाई क्यों कर रहे हैं, कैसे करेंगे, देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द सिचुएशन एंड फिनोमिना। और है द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज टू गेन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, टू डिफाइन टर्म्स, टू क्लैरिफाई द प्रॉब्लम, टू डेवलप हाइपोथेसिस, टू एस्टैब्लिश रिसर्च प्रायोरिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड टू डेवलप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। फिर है इट मेक्स यूज़ ऑफ सेकेंडरी डाटा, जिसमें मेनली आप लिटरेचर रिव्यू देते हैं, वहाँ से आप चीज़ें कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्वे हो गया, केस स्टडी हो गई, इंटरव्यूज़ हो गए, मैनी फोकस ग्रुप्स इंटरव्यूज़, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड डेल्फी टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब आ जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सो नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, तो एक्सपेरिमेंट तो होगा ही। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज डिज़ाइन फॉर इस्टेब्लिशिंग काउजल रिलेशनशिप, जिसमें कारण वाली बात आती, कॉज एंड इफेक्ट का, है ना, तो उनमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया जाता है। एंड इज इट बिगिंस विद अ क्वेश्चन कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। सिमल्टेनियसली द रिसर्च डेवलप 1 और मोर hypothesis to state the nature of expected relationship. The experiment is the event planned and carried out by the researcher try to get evidence. The application of experimental method yielded better results in physical science. Therefore, this method was soon applied
टू दी अदर साइंसेस लाइक बायोलॉजिकल साइंस एंड मेडिसिन। तो क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है तो साइंस बैकग्राउंड में ज़्यादा ये फिट होता है कि जहाँ पे हमें कॉजल रिलेशनशिप देखना होता है, जहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। तो पहले तो ये फिजिकल साइंस के लिए था और अब धीरे धीरे बायोलॉजिकल साइंस और मेडिकल साइंस में भी आ गया। सो इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म द एक्सपेरिमेंट हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक यह है कि एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड। दूसरा, ऑल अदर वेरिएबल्स एक्सेप्ट दी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट। तो देखो इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे भी इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड नहीं होना, तो उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी पे डिपेंड नहीं है तो उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं जैसा चाहे वैसा। लेकिन दूसरा कहता है ऑल अदर वेरिएबल्स एक्सेप्ट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट, और बाकी जो चीज़ें वो कांस्टेंट रखनी पड़ती है क्योंकि वो डिपेंड करता है। अगर हम थोड़ा भी चेंज करते हैं तो हमारे जो रिसर्च है उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। तीसरा है द इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑब्जर्व। तो इसमें देखते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेट अगर हम करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंजेस आते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। द वेरिएबल अपॉन विच द इफेक्ट ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा वेरिएबल जिसमें हम देखते हैं चेंज, ठीक है, जिस पे हम चेंज देखते हैं वो कहलाता है विच द इफेक्ट ऑफ चेंज आर ऑब्जर्व्ड। जिसमें हम चेंज देखते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। विच इज़ ऑब्जर्व्ड बट नॉट मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटल, जिसमें हम चेंजेस देख सकते हैं लेकिन मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो नेम्ड बिकॉज इट्स वैल्यू इज हाइपोथेसाइज्ड टू डिपेंड अपॉन दी वेरी विद द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें हम क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से ही वेरी चीज़ें कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स अपॉन अचीवमेंट इन रीडिंग इन्वेस्टिगेटर वुड मैनिपुलेटेड मेथड। तो जैसे इसमें हम अगर टीचिंग मेथड में आप देखें, टीचिंग मेथड में आपके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो सकती हैं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये हो सकती है कि जो मेथड है आप यूज़ जो मेथड है वो चेंज कर सकते हो, रीडिंग अचीवमेंट चेंज कर सकते हो, है ना, बट बाय यूजिंग डिफरेंट टीचिंग मेथड इन ऑर्डर टू असर्टेन देयर इफेक्ट अपॉन अचीवमेंट दैट डिपेंडेंट वेरिएबल। पर जो अचीवमेंट मिलता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब वो चीज़ें सेम रहेंगी, बस आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि सीधी सी बात है, जैसे टीचिंग मेथड है, ठीक है, टीचिंग मेथड को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब 2-3 तरीके के जो मेथड होते हैं वो हम वेरी कर सकते हैं, वो है इंडिपेंडेंट, और उसके अलावा जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो कांस्टेंट होती है, वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट, जैसे हमारा अगर वे चेंज होगा, पढ़ाने का तरीका चेंज होगा तो ये मैनिपुलेटेड हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, लेकिन इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, डिपेंडेंट, मतलब आपको समझ किस वे पे आया है, तो वो वे जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट है, लेकिन आपको समझ में आया नहीं आया वो एक कांस्टेंट मैटर है, और वो कांस्टेंट मैटर आपका डिपेंडेंट होता है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचिंग मेथड पे बेस होता है। अब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। पहला आपका कंट्रोल हो गया, ठीक है। सो कंट्रोल इज द फर्स्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। द मेन पर्पस ऑफ कंट्रोल इज एन एक्सपेरिमेंट इज टू अरेंज अ सिचुएशन इन विच द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स कैन बी मेजर्ड स्पेसिफिकली टू इवेल्युएट द इफेक्ट्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कंट्रोल की बात जैसे हमने पहले भी करी है, कंट्रोल मतलब होता है कि जब आप कुछ चीज़ें उसमें वेरिएबल्स आप ले रहे हो तो उसमें क्या कंट्रोल हो रहा है, उसमें फैक्टर्स जो होते हैं वो चीज़ें कंट्रोल करती हैं क्योंकि पूरे प्रोसेस को। तो कंट्रोल एक बहुत अच्छा फैक्टर इसमें हम ले सकते हैं। हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल इज़ मच ईजियर टू अचीव इन अ फिजिकल साइंसेज सच एज एन लेबोरेटरी सेटिंग। तो जैसे एग्जांपल के कंट्रोल क्या है, लेबोरेटरी सेटिंग आपका किस हिसाब से वो कहीं ना कहीं आपको एक कंट्रोल फैक्टर की तरह काम करता है। तो कंट्रोल इसमें पहला हो गया। दूसरा आपका मैनिपुलेशन हो गया। तो मैनिपुलेशन इज अ वेरिएबल इन अदर डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इट रिफर्स टू द डेलिबरेट ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए रिसर्चर।
तो मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें आप देखते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आप कर रहे हो या रिसर्चर जो भी चीज़ें उसमें जो वेरिएबल्स लेते हैं वो मैनिपुलेशन के साथ साथ कैसे हमारी रिसर्च पे मतलब इफेक्ट करता है. सो इन विच रिसर्चर सिंपली ऑब्जर्व कंडीशंस एज दे अकर नेचुरली. द रिसर्चर्स इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्चुअली सेट्स द stage for the occurrence of the factors whose performance in a study is under condition. तो एक तरह से जो मैनिपुलेशन होता है तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही आप मैनिपुलेट करते हो और देखते हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज ला सकते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल में उसकी वजह से क्या चेंज आता है. तो एक तरह से मैनिपुलेशन भी इसका एक फैक्टर होता है. फिर आता है ऑब्जर्वेशन. इन एक्सपेरिमेंटेशन वी आर इंटरेस्टेड इन इफेक्ट of the manipulation of the interdependent variable on a dependent variable. तो ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप मैनिपुलेट करते हो या कोई भी चीज़ आप रिसर्च में करते हो तो आपका लास्टली आपके ऑब्जर्वेशन क्या है या आप देखते हो ऑब्जर्व करके कि इंटरडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या फैक्ट पड़ा है, वो चीज़ें ऑब्जर्व करना. ठीक है. फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस के बेस पे देख लेंगे. तो पहला आ जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च. नाम से समझ में आ रहा है क्वांटिटी की बात हो रही है. सो इट इज़ सिमिलर टू डिडक्टिव अप्रोच. याद रखना क्वांटिटेटिव और डिडक्टिव अप्रोच. इट इज़ आल्सो टर्म्ड एज लीनियर रिसर्च एज इट टिपिकली फॉलो द लीनियर पाथ. क्योंकि लीनियर पाथ फॉलो करते हैं इसलिए इसको लीनियर रिसर्च भी कहते हैं. इसमें क्या होता है, स्टेटिंग विद टेस्टेबल हाइपोथेसिस. ठीक है. ये स्टार्ट की कहाँ से होता है, एक स्टेटिंग जो टेस्टेबल हाइपोथेसिस होता है उससे स्टेट करते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर डाटा एनालिसिस करते हैं, फिर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस. आपने शुरू में ही हाइपोथेसिस बना लिया था, फिर लास्ट में जाके देखते हैं कि हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ या सिलेक्ट हुआ या सही है या नहीं. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मोस्टली एसोसिएटेड विद दी पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक पैराडिग्म. इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग डाटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म. क्योंकि क्वांटिटेटिव है तो न्यूमेरिकल फॉर्म तो रहेगा ही. वी कैन डू स्टैटिस्टिकली कैलकुलेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन. अब क्वालिटेटिव रिसर्च, ये तो क्वांटिटेटिव था. क्वालिटेटिव में क्या है, दिस इज बेसिकली एन अप्रोच एंड नॉट जस्ट अ मेथड टू कंडक्ट रिसर्च. क्वालिटेटिव रिसर्च इज बेसिकली इंडक्टिव. ये इंडक्टिव होता है एंड स्पाइरल होता है, हैज़ अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर. द रिसर्चर स्टार्ट्स विद अ टेंटेटिव आइडिया. इसमें टेंटेटिव आइडिया या क्वेश्चन से आप स्टार्ट करते हैं. दीज क्वेश्चंस बिकम मोर स्पेसिफिक विद प्रोसेस इन रिसर्च. और ये क्वेश्चन ही जाके बहुत मतलब प्रोसेस रिसर्च के प्रोसेस में एक स्पेसिफिक बन जाती हैं एंड दे आर then a pattern may emerge in research. Thus in qualitative research one starts with observation and ends with a theoretical position or stance. इसमें सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हो, लास्ट में आपका थ्योरी बनता है. सो दस इट इज़ इंडक्टिव इन नेचर. ये इंडक्टिव होते हैं. अब क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोप्रिएट व्हेन. ये अप्रोप्रिएट कब होता है, जब द इंटेंडेड रिसर्च एरिया इज़ नॉट वेल स्टडीड और अंडरस्टूड. दूसरा सब्जेक्ट नीड्स टू बी स्टडीड इन डेप्थ. जब हमें बहुत गहराई से चीज़ों को अध्ययन करना रहता है तो क्वालिटेटिव रिसर्च लेते हैं. तीसरा अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव इज नीडेड. बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ अ पीपल need to be studied. Measurement techniques like questionnaires and are not considerable suitable. फिर researcher is more interested in the process like how it works and not the product like outcome, जिसमें हमें process पे ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रहता है कि कैसे ये काम होगा, ये नहीं कि हमारा ये आउटकम निकल जाए. ये डिडक्टिव अप्रोच में होता है जो कि क्वांटिटेटिव है. ठीक है. सो द इम्पॉर्टेंट मेथड्स एंड अप्रोचेस यूज्ड इन क्वालिटेटिव रिसर्च. तो पहला आ जाता है इन डेप्थ इंटरव्यू. ठीक है. इंटरव्यू इसमें होता है. दिस इज़ यूजुअली 1-to-1 इंटरव्यू विद वन पार्टिसिपेंट एट द टाइम, दो इट इज़ सिस्टमेटिकली प्लान्ड और it may have unstructured element as well. The researchers prepares questions in advance to make sure that only the most important questions are asked to the participant. The interview can last anywhere between 20 minutes or half an hour, during which the researchers try to collect as many meaningful data and possible from the participants to draw inferences.
तो क्वालिटेटिव में डेप्थ तो इंटरव्यू ले सकते हैं, उसमें हम पहले से ही प्रीप्लान्ड हमारा क्वेश्चंस रहता है, उसके बेस पे हम क्वेश्चन पूछते हैं। हमारा इंटरव्यू किसी भी टाइम पे ख़त्म कर सकते हैं, 20 मिनट, हाफ एन आवर में, या उससे जो भी चीज़ें हम पूछना चाहते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्ड भी रहता है, कुछ अनस्ट्रक्चर्ड भी रहता है, तो ऐसे करके हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है फोकस ग्रुप। तो अ फोकस ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ अराउंड 6 to 10 पार्टिसिपेंट्स हु आर यूजुअली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। तो जो भी जिस उस सब्जेक्ट के मैटर पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें हम 6 से 10 लोगों को पार्टिसिपेंट्स रखते हैं। मॉडरेटर यूजुअली एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो मॉडरेटर रहता है वो जो बीच में जो काम करता है वो एक एक्सपीरियंस्ड रहता है, इज़ असाइन टू अ फोकस ग्रुप टू फैसिलिटेट द डिस्कशन। द रोल ऑफ द मॉडरेटर इज़ टू प्रूव द पार्टिसिपेंट्स बाय आस्किंग द करेक्ट रिसर्च क्वेश्चंस सो द कलेक्ट रिसर्च रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसमें क्योंकि हम खुद जो रिसर्चर्स होते हैं वो खुद क्यों नहीं कर सकते, मॉडरेटर की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है हम ऐसे लैंग्वेजेस में डाटा कलेक्ट करते हैं या कोई भी ऐसे फील्ड में जिस फील्ड की नॉलेज हमको नहीं रहती, तो एक मॉडरेटर रखना पड़ता है जो हमें हेल्प करता है हमारी डाटा कलेक्शन में। फिर आता है नरेटिव रिसर्च। सो इट इज़ एन अप्रोच टू रिव्यू द लिटरेचर। Sometimes it is contrasted with a systematic review. It tends to be a less focused than the systematic review and seeks to arrive at a critical interpretation of a literature that it covers. फिर उसके बाद phenomenology. Phenomenology it is a form of qualitative research in which the researcher attempt to understand how one or more individual experience a phenomenon. For example, interviewing the wives of 10 prisoners of war and asking them to describe their experience. इसके बाद आता है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड डिस्क्राइबिंग द कल्चर, जिसमें हम कल्चर को भी इंक्लूड करते हैं। अ कल्चर इज़ अ शेयर्ड एटीट्यूड्स, जिसमें आपका एटीट्यूड हो गया, वैल्यूज़ हो गया, नॉर्म्स हो गया, प्रैक्टिसेस हैं, लैंग्वेजेस हैं, मटेरियल थिंग्स ऑफ अ ग्रुप people. So ethnographic research is an depth form of research where people are observed in their natural environment without any changes. तो जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट में उनके साथ होती हैं, जो उनके वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, जो एक कल्चर को डिफाइन करती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड कर किया जाता है। इन इंटेंट टू प्रोवाइड एन इनसाइडर्स पिक्चर ऑफ अ कम्युनिटी अंडर स्टडी। रिसर्चर में गो एंड लिव इन द स्पेसिफिक कम्युनिटी एंड स्टडी द। तो इनके लिए ज़्यादातर क्या करते हैं, हम कभी कभी जो रिसर्चर्स होते हैं वो उसी कल्चर में थोड़ा रहते हैं, उनके साथ उनकी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो एथनोग्राफी इसमें। और फिर आता है केस स्टडी रिसर्च। केस स्टडी रिसर्च का मतलब ये है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन या जो एंटिटी होती है, दिस रिसर्च मेथड हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। मतलब जो एक केस पे बेस रहता है, उस केस में क्या क्या चीज़ें हुई हैं उनको स्टडी करना। लाइक दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ यूज्ड इन द एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। फिर एजुकेशन सेक्टर हो गया या फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल चीज़ें हो गई। सो दिस मेथड इन्वॉल्व डीप डैगिंग इनटू द डेवलपमेंट एंड कलेक्ट डाटा। फिर आता है कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस मतलब होता है, कंटेंट एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, टेस्ट एनालिसिस, दिस मेथड इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड एंड इट इज़ यूज्ड एनालिसिस द सोशल लाइफ बाय डिकोडिंग वर्ड्स, टेक्स्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। तो कंटेंट एनालिसिस है जिसमें हम वर्ड्स को, टेक्स्ट को लेते हैं थ्रू दिस अवेलेबल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। सो द रिसर्चर स्टडीज द अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच द डॉक्यूमेंट्स आर फर्निश्ड with the information and then tries to draw meaningful inferences from it. And in modern times, researchers follow activities on the social media platform and try to understand the platform pattern of thoughts. उसके बाद आता है ग्राउंडेड थ्योरी। इट इज़ अ क्वालिटेटिव अप्रोच टू जनरेट एंड डेवलप अ थ्योरी फ्रॉम डाटा दैट द रिसर्चर कलेक्ट्स। जैसे रोल प्ले हो गया, सिमुलेशन हो गया, डायरी मेथड्स हो गए, आर यूज्ड इन क्वालिटेटिव डाटा। अब आ जाते हैं डिफरेंस में दोनों के। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या अंतर है। तो पहले इधर है क्वालिटेटिव का, ये है क्वांटिटेटिव। ठीक है, सो क्वालिटेटिव रिसर्च, हियर द मेन ऑब्जेक्ट इज टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑन ह्यूमन बीइंग, सोशल साइंसेज टू नो व्हाट पीपल फील और थिंक। जबकि क्वांटिटेटिव में क्या होता है, क्वांटिटेटिव डिसाइड्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है, देन जनरेट न्यूमेरिकल डाटा, हार्ड फैक्ट्स बाय एम्प्लॉइंग स्टैटिस्टिकल, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स। उसके बाद आता है
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्टिव अप्रोच हियर इज टू एक्सप्लोर एंड गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, जबकि क्वांटिटेटिव में क्या होता है, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन एंड क्वांटिफाई। द अप्रोच इज बॉटम अप अप्रोच होता है जिसमें हाउ एंड व्हेन इंपॉर्टेंट है, जबकि इसमें क्वांटिटेटिव में व्हाट एंड व्हेन इंपॉर्टेंट है और ये टॉप डाउन अप्रोच होता है। क्वालिटेटिव इंडक्टिव अप्रोच होता है जिसमें आप सबसे पहले ऑब्जर्व करते हो, उसके पैटर्न को देखते हो, डेवलप करते हो एक हाइपोथेसिस, फिर थ्योरी बनाते हो, जबकि क्वांटिटेटिव में ये एक क्या कहना चाहिए, डिडक्टिव अप्रोच है जिसमें आप थ्योरी पहले दे देते हो और हाइपोथेसिस बना लेते हो, उसके बाद ऑब्जर्व करते हो, बाद में कंफर्म करते हो हाँ हमारी हाइपोथेसिस सही है या गलत है। वर्बल डाटा सच एज वर्ड्स और इमेज, इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट रिव्यू, ये सब हम क्वालिटेटिव में करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं एक स्टैटिस्टिकल वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, इंटरव्यू के थ्रू, सर्वे के थ्रू, तो ये क्वांटिटेटिव है। होलिस्टिक अप्रोच है क्वालिटेटिव, कंटेन्स मोस्टली रैंडम सैम्पलिंग, आप रैंडम सैम्पलिंग ले सकते हो, वेयर वी गेट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ मोर केसेस, देर इज़ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ मेथोडोलॉजिकल इनोवेशन, जबकि क्वांटिटेटिव में एक स्पेसिफिक वेरिएबल्स लेते हैं और रैंडम नॉन रैंडम सैम्पलिंग रहता है, मतलब रैंडमली आप नहीं कर सकते क्योंकि क्वांटिटेटिव है ना, तो क्वांटिटी आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। प्रोसेस ओरिएंटेड इंक्वायरी होता है और ये रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब क्योंकि इसमें हम पहले ही हाइपोथेसिस बना दिए तो हमारा एक लक्ष्य रहता है, हमें हाइपोथेसिस को सही करना है, जबकि इसमें प्रोसेस ओरिएंटेड रहता है। नो स्टैटिस्टिकल टेस्ट रिक्वायर्ड, इसमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता, इसमें तो नेसेसरी होता है। जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस और इसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। लेस जनरलाइजेबल फाइंडिंग्स, मोर जनरलाइजेबल फाइंडिंग्स। रिजल्ट आर वेरी डिस्क्रिप्टिव, इसमें रिजल्ट क्वाइट स्पेसिफिक। रिपोर्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च आर नरेटिव दैट इंक्लूड्स डायरेक्ट कोटेशन ऑफ द पार्टिसिपेशन, जबकि इसमें रिपोर्ट ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स आर मोर स्टैटिस्टिकल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इसमें स्मॉल सैम्पल साइज, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, रिसर्चर्स बायस एंड क्रिएटिव प्रोसेस आर द मेन इशू। इसमें होता है गुड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मोर सैम्पल साइज रिक्वायरमेंट आर द मेन चैलेंजेस। तो ये दोनों में डिफरेंस था। तो इसमें जो चीज़ें हमने कवर करी हुई हैं वो आप लोग को समझ में आ जाएगा अगर आप उसको अच्छे से देखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आप लोग को जो भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप उससे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।